हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें ज़िंदगी से भरपूर जानदार फूल, पौधों, परिंदों और कीड़े-मकोड़ों की सी सूरत में हर सिमत दिखाई देंगे। हत्ता कि हमारा अपना जिस्म भी इसकी एक जीती जागती मिसाल है। तो अगर इसे आसान अल्फाज में समझा जाए तो हर वो चीज़ जो सांस ले सकती है, अफ़ज़ाइश नस्ल करती है यानी रिप्रोड्यूस कर सकती हो, अपने अंदर बढ़ने की सलाहियत रखती हो यानी ग्रो करती हो, तवानाई या एनर्जी को इस्तेमाल करती हो और माहौलियाती तब्दीली या एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करे, वो बेसिकली ज़िंदा है या जानदार है। ज़िंदगी एक बैलेंस है जो मुख्तलिफ केमिकल्स मिलकर बनाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर जायज़ा लिया जाए तो इनमें 4 मॉलिक्यूल्स की आमेज़िश नज़र आएगी। इन 4 मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं और इसीलिए ये हमारी खुराक का अहम हिस्सा भी है। और ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। रोटी, चावल और पास्ता ऐसे खानों की मिसाल हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनने वाले ये कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ हमको तवानाई प्रोवाइड करते हैं बल्कि ये हमारे सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मुहैया करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील करने के लिए सूरज की तवानाई या एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और यही एनर्जी फिर पौधों को ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने में मदद देती है। इनफैक्ट पौधों में और फंगाई में तो सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है और ये सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन, जिसे मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये सेल में पाए जाने वाला सबसे कॉमन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की डिफरेंट अरेंजमेंट से बनने वाले अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन होती है। अमाइनो एसिड की 20 इक़साम पाई जाती हैं जो मिलकर मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स बनाती हैं। अमाइनो एसिड्स के मुख्तलिफ़ टाइप्स को ट्रिलियन तरीक़ों से आपस में जोड़ा जा सकता है और हर कॉम्बिनेशन एक नई प्रोटीन क्रिएट करेगा। अगर सेल में से पानी को रिमूव कर दिया जाए तो सेल के बकिया वज़न में आधे से ज़्यादा वज़न सिर्फ प्रोटीन का होगा। प्रोटीन सेल की बायोलॉजी में अहम किरदार अदा करती है। मसल मूवमेंट, एनर्जी स्टोरेज, डाइजेशन और इम्यूनल डिफेंस जैसे अहम रोल भी प्रोटीन ही अंजाम देती है। यही वजह है कि लिविंग बींग्स अपनी खुराक में नाइट्रोजन बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं ताकि इनका जिस्म प्रोटीन को बना सके। हमने अक्सर देखा है कि किसान अपनी फसल के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं और वो इसलिए कि वो पौधों को बढ़ने में मदद करती है। प्रोटीन, गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स और दालों में वाफिर मिक़दार में मौजूद होती है। घी, ऑयल और मक्खन वग़ैरह ये सब लिपिड्स के ग्रुप में शुमार होते हैं। लिपिड्स मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनते हैं पर इनमें कभी कभार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र और फॉस्फोरस के एटम्स भी पाए जाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनको मज़ीद 2 टाइप्स में तकसीम किया जाता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फॉस्फोलिपिड नामी लिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ना सिर्फ लिपिड्स हमारे जिस्म को मौसमी असरात से काफ़ी हद तक इंसुलेट करते हैं और जिस्म के अंदर मौजूद हरारत या हीट को रिटेन करते हैं, बल्कि एनर्जी की स्टोरेज और प्रोटेक्शन के अलावा सेलुलर कम्युनिकेशन को भी यकीनी बनाते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन से यहाँ मुराद सेल्स की वो सलाहियत है जिससे वो एनवायरमेंटल चेंजेस और मॉलिक्यूलर चेंजेस के सिग्नल्स को प्रोसेस या ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। अगर हम कोई सख्त फिज़िकल लेबर या मेहनत और मुशक्क़त वाला काम करें, मसलन मैराथन रेस की ट्रेनिंग करें या इवन हाई इंटेंसिटी कार्डियो करें, तो सबसे पहले हमारा जिस्म
खुराक के ज़रिए मिलने वाली कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और जब वो कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो फिर हमारा जिस्म जमा शुदा फैट स्टोरेज को बर्न करता है। ज़िंदगी का वजूद न्यूक्लिक एसिड की 2 इक़साम के बग़ैर नामुमकिन है, और ये 2 इक़साम हैं डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए समझिए कि वो तरकीब या रेसिपी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को अपने माँ बाप से विरासत में मिलती है। जानदार या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने, ग्रो करने या रिप्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी अहम मालूमात चाहिए होती हैं, वो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस में यही डीएनए कैरी करता है। मगर डीएनए को इस काम को करने के लिए आरएनए की मदद की ज़रूरत होती है। आरएनए बेसिकली डीएनए में मौजूद सब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है, जिसकी मदद से फिर सेल्स प्रोटीन बनाते हैं। यूँ समझिए कि डीएनए की सारी इन्फॉर्मेशन किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखी हुई है, और इसे समझने के लिए आरएनए एक ट्रांसलेटर का काम सर अंजाम देता है, और अगर वो ना हो तो सारी इन्फॉर्मेशन धरी की धरी रह जाएगी। न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड की एक लंबी सी चेन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। इस बात का जवाब कि न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज़ में पाए जाते हैं बहुत सिंपल भी है और थोड़ा अनईजी भी करता है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड हर इस चीज़ में पाए जाते हैं जो कभी जानदार थी। मतलब हर फल, सब्ज़ी, गोश्त जो हम कंज्यूम करते हैं, इसमें इस स्पीशीज़ का डीएनए इसके सेल में मौजूद होता है, और यूँ वो हमारे खाने का हिस्सा बनता है। इंटरेस्टिंगली अगर इन तमाम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ पे नज़र दौड़ाएं तो इन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉमन नज़र आएंगे। बस ये कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन इजाफी है, और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फेट भी पाई जाती है। मगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन सब को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है।